नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जो कि निवेश की एबीसीडी का बजट स्पेशल एडिशन है। और बजट से पहले क्या क्या तैयारियां आपको कर लेनी चाहिए। वैसे ये फुल बजट तो होगा नहीं, ये वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन वोट ऑन अकाउंट के चलते भी किस तरह की भूमिका बांधी जाएगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में सरकार अपना पिछला काम और आने वाले वक्त में क्या क्या काम करना चाहती है, क्या इसकी झलकियां हमें दिखाएगी, किस तरह से बाजार के एक्सपर्ट और फंड मैनेजर्स इस वोट ऑन अकाउंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बात करूंगी अब हर्षा उपाध्याय, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी कोटक एएमसी से। हर्षा, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी के इस बजट स्पेशल एपिसोड में। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं कि इस वक्त अगर आप एक वित्त मंत्री होते तो किस तरह का बजट पेश करते। देखिए, इस बजट का एक इंटरिम बजट रहेगा, यानी कि इलेक्शंस के बाद जो बजट रहेगा वो प्रॉपर बजट रहेगा। लेकिन फिर भी जो मीडियम टर्म पॉलिसीज हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट आज तक करते आ रहा है, तो वो सब पॉलिसीज पे फोकस कंटिन्यू रहेगा। तो हमें लगता है कि एक इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया रहेगा वो ये रहेगा कि जो वित्तीय घाटा जो बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, उसको नीचे लाने का जरूरत है। और अगर वो नीचे लाते हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका, ये देखने लायक रहेगा। तो हमें लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट एक तरफ से फोकस रख के और जितना हो सकता है उतना वहाँ पे एक तरफ से ग्रोथ दिखाई देगा। और फिस्कल डेफिसिट जो है 2 साल के अंदर हमें 4.5% के अंदर लाना है। तो वो भी एक रोड मैप है जो मुख्यमंत्री जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, हर्षा, बहुत सारे पैमानों पर आपसे आज बात करनी है, और क्योंकि हमारा बजट स्पेशल एपिसोड है तो बजट के तौर पर अगर हम देखें बाज़ार को, वैसे उम्मीद के लिहाज से मुझे समझना हो तो किस किस बातों की उम्मीदें होगी। देखिए, वोट ऑन अकाउंट है और ऐसे में बाज़ार जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट को ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। सरकार की कंटिन्यूटी और तमाम पॉलिसी रिफॉर्म्स को देखते हुए जो काम किया गया है, जो विकास की दर यहाँ पर लाई गई है, उसको लेकर बाज़ार काफ़ी हद तक रिलीफ है। लेकिन अब ये बताएं मुझे कि कैसे आपको लगता है कि बजट को लेकर बाज़ार की उम्मीदें, वोट ऑन अकाउंट को लेकर बाज़ार की उम्मीदें हैं। बाज़ार क्या कुछ चाहता है कि कि बजट में जिक्र किया जाए, किन किन बातों का जिक्र किया जाए। देखिए, अगर आप देखते हैं तो कुछ क्षेत्र में काफी अच्छा खासा फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया या रूरल इकोनॉमी हो गया, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे कितने इन्वेस्टमेंट्स होंगे। मेरे हिसाब से ये सभी क्षेत्रों में फोकस कंटिन्यू होगा और देखना ये रहेगा कि कितने पैमाने से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा फोकस में। हमें लगता है कि ये रूरल इकोनॉमी जो है कोविड के बाद काफी तरफ से इम्पैक्ट हुआ है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ एक तरफ से उनके जो कंडीशंस है उनको एलिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स आएंगे, कुछ ना कुछ फोकस रहेगा, वो देखने लायक रहेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग इस गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस एरिया रहा है और हमें लगता है कि इस बजट में भी वहाँ पे इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर का बात होगा और फोकस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हर्षा, बाजार की जो फिलहाल की रैली है बजट के इर्द गिर्द, इस तरह के बाजार के मूवमेंट को आप कैसा देखते हैं। क्लियरली बजट से जुड़ी हुई ये मूवमेंट तो है नहीं, लेकिन काफ़ी सारी एंटिसिपेशंस तो हमारी ये थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि बजट के आते आते बाजार को हम एक और नए हाई तक पहुंचता हुआ देखेंगे। बाजार ने नया हाई लगाया भी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है बरकरार है। तो इस तरह की रैली को बजट से तुरंत पहले आप कैसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ से इवेंट पे बेट करना इतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इवेंट्स पे बहुत कुछ जो पोजीशंस है वो आप टैक्टिकली लेते हैं और बिल्कुल वो इवेंट के बाद आपको सोचना पड़ेगा उसको कैरी करना है या उसको खत्म करना है। तो हमारे हिसाब से जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो इस इवेंट्स को एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज करते, उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक
इवेंट की वजह से पोर्टफोलियो में बहुत कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, काफ़ी क्षेत्रों में जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रहा है, वहाँ पे सब मीडियम टर्म पॉलिसी पुश भी है, ग्रोथ भी अच्छा खासा विजिबिलिटी है वहाँ पे। और उसी सेक्टर में अगर और गवर्नमेंट का फोकस आगे भी कंटिन्यू होगा, तो ये सभी क्षेत्र अच्छे ही करेंगे। लेकिन ज़रूर ये है कि जैसे हमने पहले भी कुछ और शोज़ में हमने डिस्कस किया है कि वैल्यूएशन जो है मार्केट के वो महँगे हैं। तो सिर्फ़ एक इवेंट के लिए अगर आप वैल्यूएशन को ना देखते हुए आप पोज़ीशन लेते हैं, तो एक तरफ से वो रिस्क बोल सकते हैं। तो वो अवॉइड करना चाहिए और ज़रूर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलना चाहिए, जहाँ पे आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। हुँ। हर्षा, ये वोट ऑन अकाउंट इसलिए भी अहम होगा क्योंकि कहीं न कहीं सरकार को विदेशी निवेशकों की हम बात करें, तमाम भारतीय मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें, निवेशकों के रिटेल निवेशकों की बात करें, तो कहीं न कहीं एक बैलेंस जो है वो फिगर आउट करना होगा, वो स्ट्राइक करना होगा। ये बैलेंस किस तरह से आएगा आपके मुताबिक और कितना ज़रूरी होगा? क्योंकि हम एक इमर्जिंग मार्केट के बास्केट को देख रहे हैं, हर्षा, जहाँ पर बाज़ार का जो भारत का जो कद है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रीमियम पर है भारत। अब ऐसे में इसी कद को हमें बनाकर रखना है और बढ़ाना भी है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें जो जब पूरा बजट पेश होगा, तब भी पता चलेंगी, लेकिन एक वोट ऑन अकाउंट में किस तरह का संदर्भ आपको लगता है कि दिया जाने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो एक तरफ से सबसे बेहतर ग्रोथ रेट माना जा सकता है अगर आप ग्लोबली देखते हैं। तो इसको हमें मेंटेन करना रहेगा, तो इस पे तो ज़रूर फोकस रहेगा। और उसके आगे रहेगा जो फोकस एरिया है, वो है आपका फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या है? क्योंकि जब से कोविड डिसरप्शन हुआ है पूरे दुनिया में, एक तरफ से सभी गवर्नमेंट्स का एक ही फोकस था, जहाँ पे सिटीजन्स को थोड़ा बहुत हेल्प करें और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें और ये सब चलते हुए और रेवेन्यूज भी कम थे उस पीरियड में जहाँ पे लॉकडाउन थे ये सब हुआ था। तो ऑब्वियसली जो फिस्कल डेफिसिट है वो हायर लेवल पे आ चुका है, ना ना केवल भारत में बट ग्लोबली भी आप देखते हैं तो यही चीज हुआ है। तो अभी सबका यही कोशिश है कि फिस्कल डेफिसिट नंबर को कैसे नीचे लाए और भारत के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हमने जो इमर्जिंग मार्केट जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में जो हमारा इंक्लूजन हुआ है उसके चलते हुए फॉरेनर्स का जो इक्विटी में जो ऑलरेडी इन्वेस्ट होते आ रहा है उसी हिसाब से हम आगे भी डेट इन्वेस्टमेंट्स भी देख सकते हैं अगले साल से। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया का जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो क्या रहेगा और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि फिस्कल डेफिसिट का क्या कंट्रोल में ला रहे हैं और क्या रोड मैप है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो सस्टेनेबल लेवल पे रखते हुए एक जो कंट्रोल लाएंगे फिस्कल डेफिसिट पे, इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टर्स हो चाहे वो फिक्स्ड इनकम में निवेश करने वाले हो। हुँ। हालाँकि आपने सही कहा कि डेट में पैसे लगाने का सही समय जो है वो आने वाला है, लेकिन इस समय का जो अंदेशा था वो तो हम 2024 की शुरुआत से ही लगा रहे थे। हमें लगा था कि अब जो है ये निवेश हमारे लिए फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ा-सा टाइमलाइन में पीछे चला गया है। क्या कहेंगे आप? हमें तो नहीं लगता कि ये पीछे चला गया है क्योंकि ये जो बॉन्ड इंडेक्स में जो इंक्लूजन होने वाला है वो मिडल ऑफ द ईयर 2024 में होने वाला है। तो अभी भी कुछ 5-6 महीने बाकी हैं। तो उसमें कोई दो राया नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया था शायद उससे पहले ही कुछ लोगों का पोजीशनिंग चालू हो जाएगा और उस हिसाब से पहले से ही फिक्स्ड इनकम में निवेश होने लगेगा। वो अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ज़रूर अगले वर्ष में हमें वो दिखाई देगा। करीब-करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर का उम्मीद है। तो ब्याज दरें घटने का सिलसिला आपको लग रहा है अभी भी 6-8 महीने दूर है? वैसे ही लग रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक तरफ से जो आरबीआई का इंटेंडेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है वहां पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी थोड़ा महंगाई उससे उस लेवल से थोड़ा ज्यादा ही है। तो जब तक वो 4% के करीब नहीं आएगा तो लगता नहीं है कि एक तरफ से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव करेगी। और अगर आप यूएस फेड का भी बात करें तो वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट का घटाने का जो सिलसिला चालू होगा वो भी लगता है करीब करीब 5-6 महीने बाद ही होगा।
तो ये दोनों देखते हुए एक तरफ से बोल सकते हैं कि मिडल ऑफ 2024 से शायद हमें एक तरफ से इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखने को मिले। हर्षा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हालांकि हमारा ये बजट स्पेशल एपिसोड है, लेकिन ताज़ा जो खबरें आ रही हैं उस पर भी आपका एक रिएक्शन तो हम चाहेंगे ही। और ये खबर मेरे ख्याल से एसआईपी के आउटफ्लोज को लेकर है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। दिसंबर का महीना देखिए हर्षा, पिछले 18 महीनों में अगर हम देखें तो बाजार के लिए सबसे उम्दा महीना रहा है दिसंबर 2023 का। अब इतने उम्दा महीने में जहां हमने एक तरफ रिकॉर्ड इनफ्लो देखा एसआईपी में, 17,500 करोड़ के पार का एक आंकड़ा था, उसी के साथ साथ आउटफ्लोज भी अगर हम देखें आशा, तो वो लगभग 11,100 करोड़ के पार का आंकड़ा सामने आया है। नेट नेट अगर कुछ इनफ्लो अगर हम देखें 6,400 करोड़ के आसपास का नंबर है जो बैठता है। लेकिन अब इस आउटफ्लो को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि एक उम्दा महीना, लोगों ने मुनाफा देखा, पोर्टफोलियो में पैसे निकाल लिए, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। क्या ये एक बार का एक इवेंट है, या आपको लगता है कि क्योंकि अब बाजार की चाल भी बहुत उतार चढ़ाव भरी है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको हेल्दी करेक्शन भी कह रहे हैं कि एक महीने से ज़्यादा शायद ये नहीं टिके, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो रही हैं। लेकिन एसआईपी के मामले में इतना बड़ा आंकड़ा दिसंबर में जो आउटफ्लो का आया है, क्या आपको लगता है कि ये अब बरकरार रहेगा, ये और बढ़ेगा? कविता देखिए, अगर आप एसआईपी इनफ्लो का बात करें, करीब करीब 3 साल पहले 8,000 का प्रति महीने का जो रन रेट था, वो अभी 17,000 18,000 के लेवल पे पहुंच गया है। तो इनफ्लोस में कोई भी कमी नहीं दिख रही है। नए नए इन्वेस्टर्स भी एसआईपी का जो एक तरफ से डिसिप्लिन है उसको फॉलो करते हुए नए नए निवेशक भी बाजार में आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ है, अगर आप पिछले साल देखते हैं तो हो सकता है कि आपका जो टोटल इन्फ्लोस थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो एसआईपी प्लस कुछ अधिक जो निवेशक जो डाल रहे थे उतना था। यानी कि अगर 15,000 का अगर एसआईपी इन्फ्लो था प्रति महीने, तो शायद वो 20,000 के आसपास टोटल इन्फ्लोस को गिन सकते थे, क्योंकि जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे वो भी हो रहे थे। लेकिन अगर आप जैसे आपने बात किया दिसंबर महीने का या पिछले कुछ महीने, आप अगर देखेंगे 3 से 6 महीने से यही हो रहा है कि नेट इनफ्लो का नंबर जो है वो 5 से 8 हजार के करीब घूम रहा है। यानी कि एसआईपी में जरूर इनफ्लो आ रहा है, लेकिन जो पहले के जो इन्वेस्टर्स हैं या पहले के जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां से पैसा निकलते जा रहा है। और जो नेट इनफ्लो मार्केट में जो आ रहा है वो 5 से 8 हजार करोड़ के बीच में है। तो उस हिसाब से एक तरफ से थोड़ा बहुत ट्रेंड तो चेंज हुआ ही है पिछले 5-6 महीने में, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यूएशन के नजर रखते हुए भी लोग शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ और नीड्स के लिए पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन जरूर जो एसआईपी इनफ्लो को देख के जो नंबर होना चाहिए था, उतना नंबर आखिर में रुकता नहीं है, उससे कम रुकता है, क्योंकि एक तरफ से लमसम रिडेम्पशंस कंटिन्यू हो रहे हैं मार्केट में। सरकार की तरफ से जो जिसकी घोषणा हुई है, तो इसको लेकर कुछ राहत, कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पर आकर्षक बनाने की ज़रूरत है एनपीएस को। अब आते हैं डेरिवेटिव मार्केट पर। और सुनील जी, हमने देखा स्पेशली कोविड के बाद से रिटेल पार्टिसिपेशन का इंटरेस्ट इस तरफ भी बढ़ा। काफ़ी सारे लोग अब एफएनओ के माध्यम से भी ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग तो उन्होंने शुरू कर दी, मार्केट भी थोड़ा समझ लिया, लेकिन इसके ऊपर टैक्स के नियम क्या है ये भी थोड़ा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा कि कितने वैल्यू पर कितना टैक्स उनको देना पड़ सकता है। तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। क्या एफएनओ के प्रॉफिट में अगर बात की जाए तो क्या उस पर भी कुछ कैपिटल गेन टैक्स लगता है, या फिर कोई और तरीके का टैक्स उस पर लगता है? पूजा, इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा सरकार, तो सरकार ऐसा नहीं वो टैक्स से फ्री करती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्यूचर ऑप्शन हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाती है। बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस माना जाता है, उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट है। लोग गलती करते हैं, लोग जो कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव से इनकम कमा रहे हैं तो उसको बिजनेस इनकम में ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में डील कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न का फॉर्म है आईटीआर, वो बदल जाता है। अगर आप खाली कैपिटल गेन में डील कर रहे हैं, यानी इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो आपको आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आपको पता होगा आईटीआर 2 भरना पड़ता है मैंडेटरीली। लेकिन अगर फ्यूचर ऑप्शन में जरा भी डील करते हैं तो फिर आपको आईटीआर 3 फॉर्म भरना पड़ता है। तीसरी बात, अगर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गई हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। बकायदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है।
हाँ, फायदा ये है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आपका अब लॉस है, तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और नॉर्मल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसे 8 साल के लिए होता है। बिजनेस इनकम आपकी मानी जाएगी, आपके एक्सपेंडिचर उसमें अलाउड होते हैं और आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता, पर आप बिजनेस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। ये नॉर्मल 30% का रेट है, वो आपको देना पड़ता है। इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है। जैसे कैपिटल गेन में रिड्यूस्ड रेट है 10% का, 15% का, 20% का, वहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको स्लैब रेट पे टैक्स देना। हम्म। अच्छा, अब इसकी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि वहाँ पर भी लोग काफ़ी निवेश करते हैं बॉन्ड्स के ज़रिए, डिबेंचर्स के ज़रिए। टैक्स के नियम क्या हैं और क्या बॉन्ड और डिबेंचर्स के भी नियम कुछ अलग-अलग हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आपके लिस्टेड बॉन्ड्स हैं, तो उनको लिस्टेड सिक्योरिटी माना गया है उसमें। जैसे लिस्टेड सिक्योरिटी को ट्रीट करते हैं, लेकिन उसका होल्डिंग पीरियड वही 3 साल है। उसमें 12 महीने का नहीं होता है बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में। आपको अगर डिबेंचर से कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है या बॉन्ड से कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उस पर कैपिटल गेन नहीं, उस पे आपको इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स देना होता है। जैसे नॉर्मल ब्याज की इनकम आती है, वैसे आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप लिस्टेड बॉन्ड्स को ट्रेड करते हैं, जब आप उनको बेचते हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है होल्डिंग पीरियड, यानी 36 मंथ का, 3 इयर्स का होल्डिंग पीरियड है। अगर आपने 1 दिन पहले ही बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। और आपको एक बात और पता होगी कि लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स बेचने या बॉन्ड्स बेचने पे आपको 54F की छूट मिल जाती है इन्वेस्टमेंट की। हाउस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको छूट मिल जाती है। ऑफ कोर्स पिछली बार सरकार ने उसको एक क्लब किया था कि 10 करोड़ से ज़्यादा हम आपको छूट नहीं देंगे। लोग करते क्या थे कि बड़ी हेवी ट्रांज़ैक्शन की शेयर्स में, बड़े पैसा कमाया और उसको उठा के बंगलास खरीद लिया करते थे, सरकार की ऐसी रिपोर्ट थी। तो 10 करोड़ को उसको क्लिप कर दिया था कि 10 करोड़ से फालतू हम 54F नहीं देंगे। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की री-इन्वेस्टमेंट में मिलता है। अगर आप बॉन्ड्स के बदले बॉन्ड्स ले रहे हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि बॉन्ड्स के बदले बॉन्ड्स ले लें या बॉन्ड्स के बदले डिबेंचर के बदले डिबेंचर ले लें, तो और लॉन्ग टर्म के बदले तो क्या हमको छूट मिलेगी? नहीं मिलती है। अच्छा, चलिए ये तो बात हुई बॉन्ड की। और ये अभी आपने बताया भी कि शेयर या डिबेंचर को बेचकर लोग कभी-कभी पैसा वही उसी शेयर या डिबेंचर में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसे में कैपिटल गेन टैक्स पर कोई छूट मिलती है? नहीं मिलती। आपको 54 ऐप में छूट जभी मिलेगी जब आपको इन हाउस में, आपको रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना है। लोगों को कन्फ्यूजन क्यों था? एक सेक्शन है 54EC, उसमें ये कहा गया था कि अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, तो आप बॉन्ड्स परचेज़ कर लीजिए 5 साल के लॉक-इन पीरियड वाले, तो आपको छूट मिल जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन वो नियम में परिवर्तन हो चुका है। अब केवल लैंड बिल्डिंग की छूट मिलती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, लैंड बिल्डिंग बेची है, तो आप बॉन्ड्स ले सकते हैं। बॉन्ड्स के बदले बॉन्ड्स लेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ओके, और एक आखिरी सवाल यहाँ पर सुनील जी, क्योंकि ये सवाल काफ़ी सारे दर्शकों के मन में रहता है कि मान लीजिए ये तो हम बार-बार गेन की बात कर रहे हैं, लेकिन शेयर बाज़ार में नुकसान भी होता है। तो अगर मान लीजिए नुकसान हो गया, तो क्या उसके थ्रू भी कुछ राहत मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है और लोग तो प्लान भी करते हैं। लोग तो प्लान भी करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी शेयर में 31 मार्च से पहले, तो और दूसरे शेयर्स में आपको लॉस है, बुक लॉस है, आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया तो उसको बेच दीजिए। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट आपको दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। तो लोग ये भी प्लान करते हैं, अपने कैपिटल गेन हुआ तो जो जो जिन शेयर्स में आपको लॉस नज़र आ रहा है उनको बेच दीजिए, तो आप टैक्स से आपको बच गया। उसको री-इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगी। या बहुत सारे लोग लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। यानी आपको अगर लॉस हो गया, तो आपको पता होगा आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नॉर्मल। आप अगले सालों में जब आपको इनकम होगी, तो आप उसमें से उसको एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, उसको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता है। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत। ओके, तो देखिए अगर लॉस हो जाए तो आप उसको प्लान भी कर सकते हैं, और अगर कुछ मुनाफा हुआ हो तो उसके सामने आप सेट ऑफ भी ले सकते हैं, जिसकी की अवधि जो है वो फिलहाल 8 साल तक की है। लेकिन सरकार से ये उम्मीद होगी कि इस बार के बजट में वो इससे रिलेटेड भी कुछ घोषणा बजट में ज़रूर करें। चलिए, इसी नोट के साथ आज हमने समझने की कोशिश की कि शेयर बाज़ार में टैक्स के नियम क्या है। अगर आप एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स या फिर बॉन्ड्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो फिर किस तरह के टैक्स के नियम हैं, और इस बार के बजट में क्या कुछ घोषणा हो सकती है या होनी चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की।
तो चलिए अब इंतज़ार रहेगा 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उस पर, और देखना होगा कि टैक्स से जुड़ी क्या घोषणा हो सकती है, क्योंकि इस पर आम आदमी की नज़र टिकी हुई है। आम आदमी चाह रहा है कि टैक्स से जुड़ी उसको राहत ज़रूर मिले। तो देखना होगा कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या कुछ घोषणा करती हैं। चलिए इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरे सीरीज़ में आपसे काफ़ी कुछ पता चला, काफ़ी कुछ काम की बातें पता चली, टैक्स सेविंग टिप्स पता चली, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने सुझाव दिए वित्त मंत्री उसको सुने और इस बार के बजट में उसकी घोषणा हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। India is becoming a hotspot for a lot of businesses, and now, as we say, Make in India or be it a G20 summit, we are getting more and more investments, and I think we are shining bright. There should be more and more work regarding the cleanliness, more parks, because now we are all health conscious. Only government cannot change or bring the vikas. Okay, if you want to bring a change, be the change. The way stock market has boomed, real estate has come up, and other sectors are also going to see the brighter days. Everybody's taking, you don't have to have cash, you can pay by other means. Few sectors have really improved. It's a promising government. Transport development is happening in our country. For example, metro. We are very sure that development work will continue and grow in many fold from here. अब तक तो हर बात उन्होंने पूरी की है अपनी, आगे भी यही उम्मीद रखते हैं। Presented by Federal Bank, your perfect banking partner. Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। A new design every 4 days to inspire you. Royal Touch. Luxury laminates, plywood, wooden floors. Stay curious. शुरू में ना स्कोरबोर्ड में मेरे इतने ही रन थे और इतने ही लोग इस स्टेडियम में। फिर क्या, मेहनत करी,